असीम मुनीर जब से सीडीएफ बने तब से पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली नापाक कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुनीर की तानाशाही से परेशान आम लोग भी इमरान समर्थक अलग अलग राज्यों में आक्रामक प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के बीच एक टेरर गठबंधन हुआ है। पीओके में दोनों आतंकी समूह ने हाथ मिलाया और भारत विरोधी इसी नापाक गठबंधन के पीछे असीम मुनीर का हाथ है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज ने जेल में बंद इमरान खान को पागल कहा और इसके बाद खैबर में इमरान समर्थक भड़क उठे। वहां सेना के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान में अलग सिंधु देश की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। इसी वजह से कराची में उपद्रवी प्रदर्शन हुए, पुलिस को भी पकड़ कर पीटा गया है। पाकिस्तान के सिंध में यह बवाल सिंध समाज की संस्कृति के सम्मान में निकाली गई रैली के दौरान हुआ। अल्पसंख्यक समुदाय की वहां संस्कृति, वही संस्कृति जिसे दशकों से पाकिस्तानी फौज बूटों से कुचलने का काम कर रही है। आपको बता दें कि हर साल दिसंबर के पहले रविवार को ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे जिसमें राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन और सिविल सोसाइटी के अलावा सिंध की समृद्ध संस्कृति और इतिहास को दिखाने के लिए सेमिनार और लोक संगीत जैसे कई तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं। लेकिन इस बार अलग सिंधु देश की मांग पर कराची में कोहराम मच गया। सिंधु देश जिंदाबाद, सिंधु देश हक है हमारा, जो सिंध को लूटेगा मिट्टी में मिल जाएगा जैसे नारे लगे। लोग जब ये रैली निकाल रहे थे तो उनकी रैली को आतंकी परेड कह दिया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर झड़प हुई। कराची में जगह जगह आगजनी हो गई, पत्थरबाजी शुरू होने लग गई। पुलिस ने लोगों पर डंडे बरसाए, आंसू गैस के गोले छोड़े। पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती कर दी गई। पूरे सिंध में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया। पुलिस ने 45 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में 12 लोगों को रिहा कर दिया गया। लेकिन जिन लोगों को पकड़ा गया उन पर कई धाराओं के साथ एक धारा एंटी टेररिज्म एक्ट से जुड़ी हुई लगाई गई, जो कि सबसे ज्यादा गंभीर है। सिंध समाज के लोगों का दावा है कि उनके साथ आतंकियों जैसा सलूक किया गया, आतंकवाद के नाम पर उनका दमन हुआ। हालांकि पुलिस ने झूठा दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पहले हमले किए। बड़ा सवाल यह है, क्या मुनीर सिंध समाज की रैली को आतंकी बताकर मानवाधिकारों के उल्लंघन की खुली छूट देना चाहते हैं? वैसे तो वो ये काम कर ही रहे हैं। अल्पसंख्यक सिंधी लोगों की नागरिक स्वतंत्रता को कुचलकर मुनीर तानाशाही का खेल खेल रहे हैं। मुनीर फौज की बर्बरता वाला सिंध का क्रूर सच क्या दुनिया से छिपा लेंगे? क्या आम लोगों पर जुल्म करके तानाशाह मुनीर सिंध को पाकिस्तान से अलग होने से बचा लेंगे? सिंध में हुए प्रोटेस्ट पर फिक्र की न्यूज रील आपको देखनी चाहिए। मुनीर अब पाकिस्तान के जनरल डायर और सुपारी किलर बनते जा रहे हैं। वो बंदूकों के दम पर हर प्रांत को फौज के बूट के नीचे दबाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अब मुनीर का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मुनीर के विरोध में अलग अलग प्रांतों में लोग लामबंद हो रहे हैं। पाकिस्तान के हर एक प्रांत में आज़ादी की मांग जोर पकड़ रही है। विद्रोही गुट भी पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रहे हैं। अब खैबर का हाल देख लीजिए। पाकिस्तान को तहरीक तालिबान ने धमकी दी है। खैबर पख्तूनवा में सेना को तबाह कर देने की चुनौती दी है। पाकिस्तान सेना ये भी कह रही है कि वो पश्तूनों का इलाका छोड़ दें। टीटीपी ने धमकी दी है कि पश्तून सैनिकों पर भी रहम नहीं करेंगे। टीटीपी लड़ाकों ने यह धमकी वीडियो जारी करके दी है। धमकी देने के अलावा खैबर में कई जगहों पर पाक फौज पर अटैक भी किए गए। बन्नू में टीटीपी ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन से टारगेटेड अटैक किया है। वहीं मीरियान पुलिस स्टेशन को निशाने पर लिया गया है। विस्फोट में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। टीटीपी ने हमले पाकिस्तानी फौज के फॉस्फोरस शेल से अटैक के जवाब में किए। टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना पर आरोप लगाया है कि वो आम लोगों पर फॉस्फोरस शेल से हमले कर रही है। उत्तरी वजीरिस्तान में फॉस्फोरस शेल्स के डिप्लॉयमेंट का दावा किया। टीटीपी ने फॉस्फोरस शेल्स तैनाती का वीडियो भी जारी किया है। यह है वो वीडियो जो आपके सामने है। ये वो पाकिस्तान की कायर फौज है जिसके आला कमान असीम मुनीर ने असंवैधानिक तरीके से पूरे देश पर कब्जा कर लिया। मुनीर के सीडीएफ
बनने के एक हफ्ते के अंदर ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं हालात। कई ऐसे मसले हैं जिसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बगावत वाला ज्वालामुखी किसी भी दिन फट सकता है। ये तबाही सिर्फ टीटीपी या बलोच विद्रोही नहीं लाएंगे, बल्कि इमरान के लाखों समर्थक भी पाकिस्तानी सेना से आर पार के मूड में हैं। इसके लिए भी जिम्मेदार असीम मुनीर ही हैं। असल में असीम मुनीर और अदियाला जेल में बंद इमरान खान के बीच टकराव नई बात नहीं है, लेकिन इसमें नया चैप्टर यह है कि पाकिस्तान की फौज ने अब पूर्व पीएम इमरान खान को पागल करार दे दिया। सोचिए, पाकिस्तान में गुर्बत है, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अफगानिस्तान से ट्रेड बंद हो चुका है, जो व्यवसाय करते हैं अफगानिस्तान से वो सड़कों पर आ चुके हैं, अपना फल सब्जी बेचने के लिए मजबूर हैं, सड़क पर फेंकने के लिए मजबूर हैं, लेकिन इनके अंदर इमरान साइकोसिस चल रहा है। मुनीर की सेना ने इमरान खान के खिलाफ ही ऑपरेशन पीपीपी चला दिया है। मतलब वो कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पागल हो चुके हैं, जिससे इमरान समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पाकिस्तानी आर्मी के मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, जो कि एक झूठा प्रोपेगेंडा चलाने के माहिर है, इस लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जेल में बंद इमरान खान को नार्सिसिस्ट यानी आत्ममुग्ध और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति कहा। इमरान खान को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया, जिसके बाद इमरान की पार्टी पीटीआई भड़क उठी। सेना की ओर से ऐसे बयान को इमरान के साथ भविष्य में होने वाली संभावित सैन्य साजिश से जोड़ दिया। मुनीर को सीमा न लांघने की हिदायत दी है, सेना के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी है। हालांकि तथाकथित सत्ता पक्ष की पार्टियां सेना के साथ खड़ी हैं। नवाज और जरदारी की पार्टियों ने सेना के बयान का समर्थन किया है। मुल्क के मौजूदा हालात के लिए इमरान को ही जिम्मेदार ठहराया। मुनीर मुल्क को कैसे चलाना चाहते हैं, तस्वीर अब बिल्कुल साफ दिख रही है। शाहबाज और जरदारी पीएम और राष्ट्रपति होते हुए भी मुनीर की कठपुतली है। वही मुनीर इमरान की राजनीतिक पार्टी का दमन करके पाकिस्तान में नाम मात्र के लोकतंत्र को भी कुचल देना चाहते हैं। और मुनीर की तानाशाही में कौन फलेगा फूलेगा, यह भी आपको जानना चाहिए। मुनीर जब से सीडीएफ बने तब से आतंकवादी संगठनों के खेमे में खुशी की लहर है। लश्कर और जैश जैसे आतंकी समूह अब खुलकर आतंकी शाखाएं चला रहे हैं। मुनीर का आदेश मिलते ही लश्कर और जैश ने एक दूसरे से टेरर गठबंधन भी कर लिया है, एक दूसरे से हाथ मिला लिया है। इसी से जुड़ा नया अपडेट यह है कि जैश और लश्कर के आतंकवादियों की पाकिस्तान में बड़ी बैठक हुई है। यह संयुक्त बैठक जैश के हेडक्वार्टर बहावलपुर में हुई है, वही बहावलपुर जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टारगेट किया था। सूत्रों से जानकारी है कि इसी बैठक में पीओके के रास्ते भारत में नए सिरे से घुसपैठ की प्लानिंग बनाई जा रही है। मतलब अपना पिटने का इंतजाम फिर से कर रहे हैं लोग। भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की रणनीति बन रही है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए इन्विटेशन कार्ड छपा रहे हैं ये लोग। लश्कर जैश की इसी बैठक में लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी भी मौजूद था। वो इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुआ था। इसके अलावा खबर है कि लश्कर तैयबा पीओके में खुद को नए सिरे से खड़ा कर रहा है। इसी कड़ी में रावलकोट में आतंकवादियों के लिए नए लॉन्च पैड भी बनाए जा रहे हैं। खुद लश्कर के एक आतंकी ने पीओके में मरकज बनाने की बात को कबूला है। इस इमारत का नाम अलग-सा मरकज बताया जा रहा है। लश्कर दुनिया से इसका सच छिपाने के लिए इसे एक मस्जिद बता रहा है, जबकि मजहब के नाम पर वो यहां आतंकियों को पाल पोस रहा है। TV9 भारतवर्ष के पास इस आतंकी मरकज का वीडियो मौजूद है। हम जिस आतंकी आमिर की बात कर रहे हैं वो भी इस वीडियो में नजर आ रहा है। वीडियो में लश्कर आतंकी आमिर जिया शुरुआत में कहता है कि ये एक मस्जिद है, लेकिन बात करते करते वो गलती से इसे आतंकी ठिकाना भी कह बैठता है। हम उसकी ये बातें आपको नहीं सुनाएंगे, लेकिन आप खुद सोचकर देखिए मुनीर की तानाशाही में आतंकियों के हौसले किस कदर बुलंद है। मजहब के नाम पर पहलगाम कराने वाले असीम मुनीर की भारत विरोधी हसरतें किस कदर खतरनाक होती जा रही हैं। मुनीर को कौन पाल पोस रहा है, मुनीर को कौन पुचकार रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। फिक्र में अब बात करते हैं दुनिया में छिड़े एक नए वॉर फ्रंट की, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया था तथाकथित तौर पर। खैर, ये नए वॉर फ्रंट के साथ हवा हो गए डोनाल्ड ट्रंप के शांति के सारे दावे। थाईलैंड और कंबोडिया एक बार फिर से युद्ध के मैदान में है।
थाईलैंड ने कुछ घंटे पहले कंबोडिया के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर एयर स्ट्राइक की है, जिससे बॉर्डर पर लड़ाई के हालात बन गए हैं। आज से 43 दिन पहले 26 अक्टूबर को ट्रंप ने मलेशिया के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक पीस डील पर साइन किए थे, लेकिन सिर्फ 43 दिन के अंदर सीज फायर टूट गया। इसी के साथ खुद को पीस प्रेसिडेंट कहलाने वाले डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भले ही वो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा हकदार मानते हों, लेकिन उनके रहते ही कई देश फिर से युद्ध में चले गए। इन 4 तस्वीरों को देखें। पिछले कई दिनों से तालिबान और पाकिस्तान में युद्ध के हालात हैं। पाकिस्तान में घुसकर हमला कर रहा है तालिबान, ये देखिए। तो वहीं अब थाईलैंड और कंबोडिया में भी युद्ध छिड़ चुका है। दूसरी तरफ ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा है। तो वहीं अब सऊदी अरब और यूएई के बीच भी हालात चिंताजनक है। यमन के सबसे बड़े प्रांत हदरामौत में यूएई और सऊदी समर्थित सेनाओं के बीच टेंशन बढ़ गई। यमन के तेल से भरपूर हदरामौत इलाके में यूएई के समर्थन वाली मिलिशिया सेना अहम इलाकों पर कब्जा कर रही है, जहां पहले सऊदी अरब के समर्थन वाली सरकार थी। पहले बात करते हैं थाईलैंड और कंबोडिया में छिड़े युद्ध की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप की मौजूदगी में पीस डील करने वाले दोनों देश एक दूसरे पर फिर से फायर हो गए? इस रिपोर्ट में देखें। जिस सीज फायर के लिए ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई, वो पीस डील सिर्फ 43 दिन में ही टूट गई और थाईलैंड ने कंबोडिया पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर डाली। थाईलैंड ने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया को दहला दिया। थाईलैंड ने कंबोडिया के प्री विहर मंदिर इलाके में बमबारी की। थाईलैंड ने कंबोडिया में एक कैसीनो पर बमबारी की। F-16 से किए गए हमले में कैसीनो बिल्डिंग तबाह हो गई। थाईलैंड ने हमले में MK-82 प्रिसीजन गाइडेड ग्लाइड बम का इस्तेमाल किया। कंबोडिया की सेना इस बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रही थी। थाईलैंड के हमलों के बाद कंबोडिया ने भी काउंटर अटैक किया। कंबोडिया ने बॉर्डर पोस्ट पर ग्रेनेड डाल दिए। प्री विहर मंदिर इलाके में ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में थाईलैंड के 2 सैनिकों की मौत हो गई। कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर पर लगातार गोलियों की आवाज सुनाई दी। टैंक और मोटार से किए गए हमलों से बॉर्डर के इलाके थर्रा गए। अनलोंग सेह इलाके में धमाकों से अफरा तफरी मच गई। कंबोडिया के ओडार मीचे इलाके में आर्टिलरी हमलों से हड़कंप मच गया। एक अटैक कंबोडिया में स्कूल के पास भी किया गया। दावा किया जा रहा है कि अब थाईलैंड और कंबोडिया बड़ी जंग की तैयारी में लग गए। बॉर्डर पर दोनों तरफ से भारी सैन्य मूवमेंट देखा गया। टैंक, आर्टिलरी और MLRS का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही थाईलैंड ने अपने नागरिकों से शेल्टर होम में जाने को कहा, तो वहीं कंबोडिया भी बॉर्डर के इलाके खाली कराने में लग गया है। अब समझिए कि आखिर थाईलैंड और कंबोडिया फिर युद्ध में क्यों उलझ गए। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद चल रहा है। प्री विहर मंदिर क्षेत्र पर दोनों देश अपना अपना दावा करते हैं। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने प्री विहर मंदिर को कंबोडिया का हिस्सा माना। ICJ के फैसले को थाईलैंड ने मानने से इनकार कर दिया। तामोनता क्राबेई मंदिर क्षेत्र को लेकर भी दोनों देशों में विवाद है। 1907 में फ्रांस के बनाए बॉर्डर मैप पर थाईलैंड को आपत्ति है। इस बार कंबोडिया ने दावा किया कि पहला हमला थाईलैंड ने किया। फिलहाल दोनों देशों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। देखिए, जिस तरह से सीजफायर होने के बाद भी थाईलैंड और कंबोडिया युद्ध में उलझ गए हैं, उससे ट्रंप की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं, जैसे पहले नहीं उठ रहे थे। ये तो है ही, क्योंकि ट्रंप की शांति के हर दावे फेल हो रहे हैं। ध्यान से देखिए, ट्रंप का दावा क्या था। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रंप के दावे हुए फेल। ट्रंप का दावा था कि रूस यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में बंद करेंगे। अभी भी रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। नेक्स्ट दिखाइए, ट्रंप का दूसरा दावा, थाईलैंड और कंबोडिया में सीजफायर कराया, फिर से जंग शुरू हो गई दोनों मुल्कों में। खैर, ट्रंप का दावा, गाजा में सीजफायर कराया। गाजा में लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है जब मन करता है। फिर देखिए, लेबनान में और इजराइल में सीजफायर कराया। इजराइल आए दिन लेबनान में सीजफायर तोड़ रहा है। पांचवा दावा ट्रंप का,
ईरान और इजराइल में जंग रोकी, ईरान लगातार बड़े जंग की तैयारी कर रहा है। छठा दावा, सीरिया में शांति कराई। सीरिया में तुर्की और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं, अभी 24 घंटे पहले भी हमले हुए। इससे ट्रंप के पीस प्रेसिडेंट वाली इमेज को गहरा धक्का लगा है। हालांकि फीफा का तथाकथित पहला पीस मेडल उन्होंने खुद ही अपने गले में डाल दिया है। खैर, वैसे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी ट्रंप की साख पर दांव, ट्रंप की जो साख है वो दांव पर लगी है, क्योंकि ट्रंप की लाख कोशिशों के बाद भी यहां युद्ध नहीं रुका है। और खबर यह है कि ट्रंप ज़ेलेंस्की से नाराज हैं और ज़ेलेंस्की कभी भी सत्ता से हटाए जा सकते हैं करप्शन चार्जेस में। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर लगातार तीसरे दिन बड़ा हमला किया। यह हमला उस वक्त किया गया है जब कीव में क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। रूस ने कीव के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल अटैक किया। रूस के लगातार हमलों से आम लोग दहशत में। रूस के लगातार हमलों के बाद 2 दिन से कीव में ब्लैकआउट है। 72 घंटे के हमले में कीव के कई पावर प्लांट तबाह हो चुके हैं। कीव के बड़े हिस्से में पावर सप्लाई ठप हो चुकी है। भीषण सर्दी के बीच कीव में हॉट वाटर प्लांट बंद हो गया है। अब इन 3 तस्वीरों को देखें। कीव में रूस के हमले के बाद क्या हुआ। ब्लैकआउट एक तरफ है, ट्रैफिक जाम हो चुका है, उनको स्टीम इंजन रेलवे के निकालने पड़ रहे हैं, सड़कों पर लोग आ चुके हैं, ये हालात है। दूसरी तरफ ट्रंप भी हताश और निराश दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अब तक उनका पीस प्रपोजल नहीं पढ़ा है। देखिए, एक बड़ी बात आपको बताना जरूरी है, वो ये है कि ट्रंप जितना क्लेम करते हैं वो कुछ भी असेस नहीं कर पाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इस दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आपने यूक्रेन का हाल देखा, आपने कंबोडिया और थाईलैंड का हाल देखा। अगली कहानी देखिए। पिछले कई दिनों से तालिबान भी पाकिस्तान को दहला रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, खैबर पख्तूनवा में तालिबान का बड़ा हमला, पाक अफगान बॉर्डर पर भीषण फायरिंग हुई है। मोहम्मद इलाके में पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स पर हमला हुआ है। पाकिस्तान के 2 सैनिकों की मौत और 6 से ज्यादा घायल हो गए। इसके साथ ही पाकिस्तान को तहरीके तालिबान ने भी बड़ी धमकी दे दी है। टीटीपी ने कहा है कि खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना को तबाह कर देंगे। टीटीपी ने धमकी देते हुए कहा है कि जितने भी पश्तून सैनिक हैं वो पाकिस्तानी सेना छोड़ दें, वरना पश्तून सैनिकों पर भी रहम नहीं करेंगे। टीटीपी लड़ाकों ने वीडियो जारी करके धमकी दी है। तो वहीं तालिबान ने डूरन लाइन से सप्लाई लाइन बंद कर दी है। आप देख सकते हैं, तालिबान ने तोरखम गेट पर वेल्डिंग करते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है, यानी वेल्डिंग करके लॉक कर दिया। यानी साफ है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और कभी भी दोनों में फुल स्केल वॉर छिड़ सकता है। सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, इस वक्त जो जानकारी मेरे पास आ रही है वो ये है कि जापान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है, बहुत शक्तिशाली। अमोरी और होकाइडो आइलैंड जो है वो सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए जाना जाता है। होकाइडो के तट पर भूकंप आया है। मिसावा से 73 किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6। होकाइडो एक बहुत बड़ा टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया है जहां पर भूकंप आया है और इस वक्त होकाइडो में जमकर बर्फबारी होती है। दूसरी बड़ी खबर, जापान में भूकंप के बाद सुनामी अलर्ट आ गया, क्योंकि जो भी भूकंप 7 की तीव्रता के ऊपर होता है उसके बाद सुनामी अलर्ट होता है। जानकारी है कि समंदर में 10 फीट ऊंची लहरें उठने की आशंका है। लोगों से ऊंची जगह पर जाने के लिए अपील की गई है। दोनों शॉट दिखाई। यह बड़ा हैरान करने वाली खबर आ रही है। जापान में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.6। दोनों शॉट ये देखिए। होकाइडो आइलैंड पर भूकंप आया। वंदे मातरम पर डिस्कशन हुआ है आज, उसकी बात कर रहे हैं हम। आपको आज उस वायरल शब्द के बारे में बताते हैं जिसके नाम पर संसद में राजनीतिक शोले उठे हैं। यह शब्द है वंदे मातरम, जिसके 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में 10 घंटे की चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत वैसे तो कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई ने की, लेकिन असली चिंगारियां तब निकली जब प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने वंदे मातरम के जरिए कांग्रेस पर जो जुबानी तीर चलाए, हमने पीएम मोदी के इस भाषण को डिकोड किया और उनके शब्दों की फ्रीक्वेंसी को आप भी नोट करिए। करीब 1 घंटे के संबोधन में पीएम मोदी ने 121 बार वंदे मातरम का जिक्र किया, 13 बार कांग्रेस का नाम लिया, 7 बार पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम आया।
जबकि 3 बार पाकिस्तान के पूर्व पीएम जिन्ना का जिक्र किया। इसके अलावा पीएम के संबोधन में 6 बार महात्मा गांधी जी का नाम आया। 5 बार मुस्लिम लीग का नाम लेकर उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार कटाक्ष किया, जबकि 3 बार संविधान का जिक्र किया। सबसे पहले हम आपको पीएम के वंदे मातरम वाले शोलों पर एक न्यूज रील दिखाते हैं, फिर प्रियंका गांधी का जवाब। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे, वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। पीएम के संबोधन के बाद विपक्ष की ओर से जवाब देने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी ने उठाई। उन्होंने एक सवाल पूछा, यह गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है, लोगों के दिल में बसा है, तो इस पर अब बहस क्यों? उन्होंने इसमें बंगाल इलेक्शन वाला कनेक्शन बताया। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा वंदे मातरम केवल बंगाल तक सीमित नहीं था और 151वीं वर्षगांठ का उत्सव इस गीत को सम्मान दिलाने का संकल्प है। बराबर का दर्जा देने की बात की गई। हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। अध्यक्ष महोदय कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। आज आजाद भारत में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को बराबर का दर्जा देने की बात की गई थी, लेकिन एक हमारी राष्ट्रीय चेतना का अभिन्न अंग बन गया। लेकिन दूसरे गीत को मार्जिनाइज कर दिया गया, उपेक्षित किया गया, उसे खंडित किया गया। वह गीत है वंदे मातरम। अध्यक्ष महोदय कि इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। यह जो विभाजन की बीज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के विभाजन के समय बोया था जिन्ना की तुष्टीकरण के लिए, और आगे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण वही बीज बड़े होकर भारतवर्ष के विभाजन का कारण बना। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राम मोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है? कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते।
वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इसी गीत से उन्होंने समूचे भारत को जगाने का काम किया था। अब जबकि वंदे मातरम पर इतने वर्षों बाद देश की संसद में बहस चल रही है, तो टीवी 9 की टीम बंगाल में नॉर्थ 24 परगना पहुंची। यहां के कथलपारा में नई हट्टी एक जगह है जहां उनका पुश्तैनी घर है, वहीं पर उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी। आप भी देखिए उनका घर अब किस हाल में है और वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर क्या कह रहे हैं वहां के लोग। ये उनका जन्म बर्थ प्लेस है। ये उसका जो एंसेस्ट्रल हाउस एंड बर्थ प्लेस, इधर ही बैठकर उन्होंने 1874 अक्टूबर 1874 उन्होंने वंदे मातरम गान को लिखा था। कि बंकिम चंद्र जब बंगदर्शन का एडिटर थे उस टाइम वंदे मातरम लिखा है। जो रेनेटी घराना का एक गायक थे बलहरी दास, उन्होंने एक गान गाया, एशो एशो बधू एशो आधो आचरे बसो। वो गान सुनकर बंकिम चंद्र मुग्ध हो गया, भाव तन्मय हो गया उसका। तो वो भाव तन्मय अवस्था में ही कि वंदे मातरम लिखा गया अक्टूबर 1874। अच्छा, 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 1874 यही घर में, ये कांठलपाड़ा का घर में। देखिए वंदे मातरम तो जो स्वदेशी आंदोलन के टाइम ये वंदे मातरम बीज मंत्र में ये हो गया वंदे मातरम। वो 1930 के डिकेड्स में ये पहला ये भीतर उठा वो जो हिंदू देव देवी का जो नाम है ये लेकर कुछ लोग भीतर के उठाया था। उस टाइम जो पंडित नेहरू, गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब रविंद्रनाथ के पास आए थे एवं रविंद्रनाथ ने बोला कि जब बंकिम चंद्र जीवित था तो वंदे मातरम का जो पहला दो स्टैंजा है वो पहला दो स्टैंजा पे उन्होंने सूर चढ़ा के बंकिम चंद्र को सुनाया था। तो बंकिम चंद्र खुश हुए थे। फिक्र में अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसका एपिसेंटर तो पश्चिम बंगाल में है, लेकिन सियासत के कॉरिडोर से सोशल मीडिया के ट्रेंड तक इसी की चर्चा है। इस वीडियो में जमीन पर बड़ी संख्या में नोट बिखरे पड़े हैं। पास में 7 से 8 लोग बैठे हैं जो नोटों की गिनती का काम कर रहे हैं। पीछे 2 से 3 बक्से भी दिखाई दे रहे हैं। दावा है इन बक्सों में भी नोटों की गड्डियां हैं और ये दावा करने वाले हैं टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। ये वही हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को न्यू बाबरी के नाम पर अपने सियासी सपनों की नींव रखी। कई बड़े बड़े ऐलान किए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया। दावा है जो नोट जमीन पर बिखरे दिखाई दे रहे हैं असल में वो न्यू बाबरी मस्जिद के लिए आया चंदा है। हुमायूं कबीर का दावा है कि मस्जिद के लिए कुल 11 पेटी चंदा मिला है। ये नोट इतने ज्यादा थे कि इसे गिनने के लिए 30 लोगों को लगाना पड़ा। नोट गिनने की मशीनें तक मंगवानी पड़ी। हुमायूं कबीर के अनुसार अब तक 22 लाख रुपए की गिनती हो चुकी है और ये अब भी जारी है। इसके अलावा 93 लाख रुपए ऑनलाइन मिले। कुल कितनी राशि जमा हो ये नोटों की गिनती खत्म होने के बाद बताया जाएगा। हुमायूं कबीर के अनुसार वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया इन नोटों की गिनती कर रहा है और नोटों की लाइव काउंटिंग वाले इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया है, धर्म प्रेमी लोगों का दान अल्लाह कबूल करे। लाइव स्ट्रीमिंग में फाउंडेशन के पदाधिकारी बार बार कह रहे हैं कि ये बाबरी मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक होगी। हालांकि मस्जिद के बाबरी नाम पर सियासी टकराव की इमारतें खड़ी हो गई। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी का गुप्त एजेंडा है और मस्जिद समर्थकों का सवाल है बाबरी नाम संविधान के खिलाफ नहीं तो इसे रखने में क्या दिक्कत है। बाबर एक आक्रांता था और आक्रांता ही रहेगा। अब जितने चाहे उनके नाम से मस्जिद बना दे, हॉस्पिटल बना दे, तो कोई किसी काम का नहीं कर। तो हम क्यों नाम दे उसका? कोई ऐसे नाम जिसे कंस नाम कोई देता है हमारे बंगालियों में या बाकी लोगों में? कंस का नाम तो कोई नहीं देता। रावण किसी का नाम रखता है? ज्यादातर लोग रावण का नाम नहीं रखते। ममता बनर्जी
विवाद को बंगाल की धरती पर हिंदू मुसलमान के रूप में बांटने के लिए ये बाबरी मस्जिद हिडन एजेंडा के रूप में हुमायूं कबीर के द्वारा इन्होंने लाया है। संभव है जी, जो बाबर युग का समापन 6 दिसंबर 1992 को हो गया और रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, और ऐसा युग अब भारत की धरती पर हजारों साल कभी सोच भी नहीं सकते। बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। बाबर ने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मुसलमानों के हमदर्दी में हो या देश के हमदर्दी में हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि बाबरी नाम से मस्जिद नहीं बनेगी। अब देश के किसी भी कोने में अगर बाबर नाम से मस्जिद बन रही है तो ये संविधान के अनदेखी तो है नहीं, ये कोई गैर कानूनी तो है नहीं। वैसे आज जब बंगाल में बाबरी के नाम से बनाई जा रही मस्जिद के लिए चंदे के वीडियो वायरल हैं, तो लोगों के मन में और सोशल मीडिया पर एक सवाल काफी ट्रेंड कर रहा है। आखिर उस मस्जिद का क्या स्टेटस है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अयोध्या में 5 एकड़ जमीन आवंटित की थी? आज इस प्रश्न का उत्तर सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि भले ही हुमायूं कबीर बंगाल की बाबरी के लिए भर भर के नोट आने और फंड आने का दावा कर रहे हो, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद आज भी फंड के लिए तरस रही है। मस्जिद निर्माण से जुड़े लोगों का कहना है कि मस्जिद, वजू खाने और दूसरी चीज़ों पर करीब 65 करोड़ रुपए का खर्च आना है, लेकिन 6 साल बाद भी अब तक सिर्फ 3 करोड़ रुपए ही जमा हुए। यानी अयोध्या के जिस धन्नीपुर में मस्जिद का काम अब तक शुरू हो जाना चाहिए था, वहां अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, तो वहां बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासी वोट बैंक का शिलान्यास भी कर दिया गया है और चंदा जमा होने के दावे भी किए जा रहे हैं। वैसे 2026 के चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में मां, माटी, मानुष के अलावा एक बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम भी होगा। इसके स्पष्ट रुझान आने लगे हैं। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी, तो अगले दिन 7 दिसंबर को एक भव्य गीता पाठ के जरिए उन्हें जवाब मिल गया। यह गीता पाठ कोलकाता में किया गया, जिसमें दावे के अनुसार करीब 5 लाख लोग शामिल हुए। इसमें बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर देवकी नंदन ठाकुर जैसे कथावाचक भी मौजूद थे। उन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर क्या कहा, एक न्यूज रील उस पर जरूर देखनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के पागलों और हिंदुओं, यदि तुम एकता करोगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहेगा। कजवाए हिंद चाहते हो या भगवाए हिंद चाहते हो, भारत में तनातनी चाहते हो या सनातनी चाहते हो, क्या भारत में विदेशी आक्रांताओं के नाम से कुछ बनना चाहिए? क्या ये भारत बाबर का है, बाबर का है कि रघुवर का है? बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। तो हिंदू को अपने धार्मिक होना चाहिए, धार्मिक होगा तभी वो राष्ट्र बचेगा, धर्म से ही राष्ट्र सुरक्षित है। तो 6 दिसंबर 1992 की घटना जो हुई थी, उस तरह की घटनाएं के लिए वो तैयार रहें। भारत के राष्ट्रभक्त जो है किसी भी तरीके से औरंगजेब बाबर के नाम पे या किसी मुगलों के नाम पे कोई भी बनता है कुछ भी, तो उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे कानून सम्मत तरीके से। भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं, और बाबर की जो विचारधारा है वो उचित नहीं है, वो अनुचित है। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, अथवा वहां भेज दो जहां पर बाबर अभी है। पागल हो गए पूरा बीजेपी बंगाल में जीतने के लिए। तो अभी क्या हो गया, बहुत सारे किस्म उन्होंने कर लिया, लेकिन सब नामुमकिन हो गया। इसीलिए अभी गीता, जो हिंदुओं का बहुत माने जाने एक धर्म ग्रंथ है, वो गीता पाठ के लेकर वो बीजेपी का एजेंडा बना दिया कि वो गीता पाठ नहीं थे, वो बीजेपी का एजेंडा थे। अब टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने इस गीता पाठ का जवाब देने की भी तैयारी कर ली है। अब मामला गीता वर्सेस कुरान का हो रहा है। हुमायूं कबीर का कहना है कि फरवरी में 1 लाख लोग बंगाल में कुरान पढ़ेंगे।
और इसी के बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू किया जाएगा। वैसे हुमायूं कबीर के बाबरी प्रेम के पीछे सियासत वाला एंगल निकाला जा रहा है, क्योंकि वो अपनी पार्टी का ऐलान कर चुके हैं, ओवैसी के संपर्क में रहने के दावे कर रहे हैं। सवाल है कि क्या बाबरी के नाम पर हुमायूं के मन में 2026 वाले लड्डू फूट रहे हैं? कल जो नींव रखा बाबरी मस्जिद का, इनको साथ कोई पॉलिटिक्स का कोई जोड़ा नहीं चाहिए। भाई पॉलिटिक्स अलग सिस्टम में करेंगे, वो ट्रस्ट के तरफ में जो मान चुका हो उनको साथ पॉलिटिक्स का कोई नहीं जुड़ना चाहिए। इससे है कि ये उद्देश्य में सनातन धर्मावलंबी मानुष उनका पवित्र गीता पाठ कर रहा है। भाई अभी इस्लाम धर्मावलंबी मानुष मेरा 1 लाख हाफिज को लिए भाई कुरान पाठ कराएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। गो अग्निकांड के मुख्य अभियुक्त भागे थाईलैंड। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए। फुकेट, मुंबई से फुकेट की फ्लाइट लेकर देश से बाहर भागे हैं दोनों। हादसे के तुरंत बाद ही आरोपी देश से फरार हो गए। गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से मदद मांगी है। यह हैरान करने वाली खबर है, इनकी जगह जगह तलाशी चल रही थी लेकिन इस हादसे के तुरंत बाद ये लोग भाग गए हैं। सौरभ लूथरा के लिए यह मशहूर है कि वो कभी भी किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में नहीं आता है, हमेशा किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है, जिसके भी जो भी उसके छोटे मोटे लीगल मामले चल रहे थे उनमें भी। और वो अपने इस गोवा क्लब में भी महीने में 1 बार आता था, और अब इस वक्त वो देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गया है। गोवा क्लब हादसे का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस वीडियो से आग लगने की वजह का पता चला है। इस वीडियो में चिंगारी छत को छूती हुई साफ दिखाई देती है, जिसके बाद आग धीरे धीरे फैल जाती है। यह वही मंजर था जब आग लगने की शुरुआत हुई। इस दर्दनाक हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद जांच तेज हो गई है। 5 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली से भरत नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। भरत लूथरा ब्रदर्स का ड्राइवर है, जिसे क्लब के मैनेजर से हुई पूछताछ के बाद गोवा पुलिस ने दिल्ली से आज पकड़ा है। वहीं गोवा पुलिस की एक विशेष टीम नाइट क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की तलाश में दिल्ली में उनके घर भी पहुंची थी, जहां बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। ये अगर आप ध्यान से देखें तो किस तरीके से पीछे फायरवर्क्स जो हुए, ये फायरवर्क्स छत तक पहुंच गए, और ये फायरवर्क्स जब छत तक पहुंच गए तो धीरे धीरे आग लगनी शुरू हो गई। वहां पर नाइट क्लब में डांस का कार्यक्रम चल रहा था, पीछे फायरवर्क्स हो रहे थे, और वो फायरवर्क्स जैसे ही छत पर पहुंचते हैं वो आग में तब्दील हो जाते हैं। ये देखिए जरा। और हैरानी वाली बात यह है कि यहां पर एग्जिट करने में भी लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई। ये देखिए जरा। हैरानी की बात यह है कि सौरभ लूथरा इस वक्त भाग गया है। पुलिस उसकी तलाशी कर रही थी, लेकिन वो थाईलैंड निकल चुका है। एक राष्ट्र के तौर पर सीरिया के लिए काफ़ी खास है। आज पूरा सीरिया लिबरेशन डे मना रहा है, यानी वो दिन जब दमिश्क से बशर अल असद की सत्ता का अंत हुआ और करोड़ों डॉलर के नामी आतंकी रह चुके अल शरा का सीरिया पर राज हुआ। एक देश के तौर पर सीरिया बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। सीरिया इस वक्त जश्न में डूबा है। इस मौके पर लाखों लोग एक साथ जमा हुए, जमकर आतिशबाजी की गई। तो वहीं अल शरा ने वो खास तोहफा दुनिया को दिखाया जो उन्होंने सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था उन्हें। इस तोहफे में क्या खास बात है, अल शरा ने खुद बताया। आप सीरिया से फिक्र की रिपोर्ट देखें। आज से 10 महीने पहले जब सूट बूट और टाई पहनकर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा अपनी पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब गए, तो इन तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया। एक पूर्व आतंकी जिस पर करोड़ों डॉलर का इनाम, वो एक देश के राष्ट्रपति के तौर पर अपने डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब पहुंचे। तब सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान ने अल शरा के सम्मान में उन्हें खास तोहफा दिया था। और देखिए अब इस तोहफे को दिखाने के लिए अल शरा ने कैसे वही दिन चुना जब सीरिया लिबरेशन डे मना रहा है। अल शरा सीरिया की सबसे पवित्र उम्मीद मस्जिद पहुंचे। उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो उन्होंने सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के दिन पहने थे। इसके बाद उन्होंने सऊदी किंग से मिले तोहफे को दुनिया के सामने दिखाया। काले रंग की इस चादर पर सुनहरे रंग से कुरान की आयतें उकेरी गईं।
ये वो चादर है जिससे पवित्र काबा को ढका जाता है। इसे किस्वा कहते हैं। इसे देखते हुए अल शरा ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस चादर को उम्मेद मस्जिद में ही रखा जाए। अल शरा को तोहफे में मिले किस्वा के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लीजिए। सऊदी अरब में काबा को काले रंग के कपड़े से ढका जाता है, जिसे किस्वा या गिलाफ काबा कहते हैं। ये हर वर्ष बदला जाता है। इसकी जगह नया गिलाफ चढ़ाया जाता है। काबा के किस्वा की सिलाई, डिजाइन और कढ़ाई मक्का में होती है। 47 कपड़ों को जोड़कर किस्वा बनाया जाता है। इसे बनाने में करीब 700 किलो सिल्क का इस्तेमाल होता है। किस्वा में 120 किलो सोने और चांदी के तारे लगती है। इसकी हर सिलाई और कढ़ाई इबादत की तरह अदा की जाती है। और राष्ट्रपति अल शरा ने अपने इस तोहफे को सार्वजनिक करने के लिए सीरिया के लिबरेशन डे का दिन चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त आपको दिखाते हैं 9 बड़ी खबरें। आइए देखते हैं। जापान में आओमोरी प्रांत के पास करीब 7.6 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। मौसम विज्ञान एजेंसी ने 3 राज्यों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। समुद्र की लहरें 3 से 10 फीट तक उठ सकती हैं। भूकंप का केंद्र जापान के तट से 70 किलोमीटर दूर समुद्र में 50 किलोमीटर की गहराई में था। अभी किसी तरह के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं आ रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इंडिगो संकट को लेकर पहला बयान दिया है। उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह सरकार को इस मामले में घसीट रहा है। सरकारी नीतियों की वजह से यह संकट नहीं आया, बल्कि संकट का जिम्मेदार इंडिगो प्रबंधन और उसका रोस्टर मैनेजमेंट है। यह हालात इंडिगो की गलत योजनाओं और स्टाफ की कमी की वजह से हुआ है। हालांकि इंडिगो ने इस मामले में आज माफी भी मांगी है। यूपी में जहरीले कफ सिरप मामले की जांच आईजी के नेतृत्व में गठित एसआईटी करेगी। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जानकारी दी है। कहा, ड्रग माफिया के खिलाफ अब तक 128 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कफ सिरप के बांग्लादेश और नेपाल में भी बेचे जाने का इनपुट मिला है। आरोपियों की फाइनेंशियल ट्रेल खंगाली जा रही है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी पर कांग्रेस पार्टी की गाज गिरी है। कांग्रेस ने नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है और उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके खिलाफ यह एक्शन लिया है। कुछ दिनों पहले नवजोत कौर ने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए 500 करोड़ रुपए वाला बयान दिया था, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ था। राजस्थान के बांसवाड़ा जामा मस्जिद के पास लगे 2 पोस्टरों को लेकर विवाद बढ़ा है। आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर के ठीक सामने बजरंग दल ने लव जिहाद की खबर की कटिंग का पोस्टर चिपका दिया, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के 4 आरोपियों को की एनआईए कस्टडी 4 दिन और बढ़ गई है। 10 दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। एजेंसी को आरोपी डॉक्टर मुजबिल, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद और आदिल अहमद से आगे की पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। भारत ने चीन से कहा है कि वो ये भरोसा दिलाए कि चीनी एयरपोर्ट से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों को चीनी अधिकारी जानबूझकर निशाना नहीं बनाएंगे, मनमाने ढंग से हिरासत में नहीं लिया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान तब आया है जब पिछले महीने शंघाई एयरपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश के एक भारतीय नागरिक को चीनी अधिकारियों ने मनमाने ढंग से हिरासत में लिया था। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर स्नोफॉल को लेकर। हिमाचल के पर्यटक स्थलों में मौसम ने एकदम से करवट बदली है। रोहतांग, बारालाचा और शिंकुला दर्रे में बर्फबारी के बाद मौसम एकदम से बदल गया है। लाहौल और मनाली की सभी ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। जयपुर में शिक्षण संस्थानों के पास ड्रग नेटवर्क पर एटीएस और एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक 22 लोग किए गए हैं गिरफ्तार। 2 लाख कैश, मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद हुई है।